है तलाश भारत के अतीत की झांकी। पहला पैराग्राफ है आपका ये, यानी कि पहला पॉइंट है हमारा। तो अतीत की झांकी में जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है और आपके हैंड से भी मुझे मिला है कि अतीत की झांकियों में आज देखने के बाद, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या हम सबसे भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमने कुछ पाया है या सब कुछ गवा दिया या सब हमने खो दिया है। तो इस संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने खोया कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह से पाया भी नहीं है। और नहीं पाने में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, जैसे कई बच्चों ने मुझे अंधभक्ति, अंधश्रद्धा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि आप लोग के यहाँ से मुझे एक्सप्लेनेशन आई थी कि जैसे कुछ लोग पुरानी चीज़ों को मानना और उसी परंपरा को आगे लेके जाना। जैसे आज हम कहीं पे भी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आप जैसे कोटा चले जाओ, बिहार चले जाओ, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पहनावा, खान पान, हर एक चीज़ अलग होती है और उनकी परंपराएं भी अलग होती हैं, जिसे वो बखूबी निभाते भी हैं। अब इसमें रिसेंट में हमने छठ के त्यौहार को देखा, जो कि बिहार प्रांत से ही है। अब ये कि हम बीच में एकदम बॉर्डर पे आता है, तो इसलिए हम भी उसको भली बात अच्छे से मनाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था उसे समझने के लिए। लेकिन ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे संस्कृत से जुड़ी हुई है, लेकिन ये पुरखों पुरानी है, यानी कि बहुत सालों से ये चली आ रही है। लेकिन इसमें कुछ एक गलत चीज़ें भी हैं। गलत चीज़ों से मेरा तात्पर्य है कि परसों के पेपर में ये आया था कि किसी ने बच्चे की कामना के हेतु, जैसे पुत्र मिल जाए, इस कामना के हेतु अपने ही बहन, मतलब अपनी बेटी का, उसको मतलब पूरी तरीके से मार दिया था। और मारने के बाद उसके मतलब सर को काट करके उसको ज़मीन में डाला था, उस पर मंत्र उत्र फूके जा रहे थे। तो अकस्मात रात में जब 2 बजे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि बाय बाय जो हमारा रेलवे रोड होता है, रोड पे देखो ट्रक वगैरह हमेशा आती जाती रहती है। उनमें से किसी ने देखा कि रात को 2 बजे कई लोग उस पर ऐसे राउंड राउंड सर्कल करके डांस कर रहे थे और ऐसे खूब तेज तेज चिंगारी निकल रही थी, मतलब उसको जिंदा जला भी दिया गया था बीच में ही। तो ऐसा उन्होंने, जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन चीज़ों पर जिसने उसको पकड़ा था वो हरियाणा के लोग थे। वो लोग बस ट्रैवलिंग करते सामान यहाँ वहाँ भेजते हैं, लेकिन उस दौरान उन्होंने ये कहा कि इस तरह की मान्यता होना कि एक बच्चे की जान लेके दूसरे बच्चे को हम जीवित पा सकते हैं क्या, तो ये धारणा क्या होती है। अब वो हरियाणा का था, आज यहाँ आया था, सामान शिफ्ट किया, सामान लादा लेके फिर वो दोबारा चला जाएगा। लेकिन अब वो जहाँ जहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है वो क्या कहेगा, इन बातों को क्या रखेगा, अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? बुरा। बुरा ही इफेक्ट पड़ेगा ना। कि हमारे लोगों में आज भी ये बच्चा कहाँ होती है, ये जो छोटे छोटे गाँव के कस्बे जो होते हैं, उन कस्बों में अभी रिसेंट में हमने नहीं देखा है कि एक माँ ने अपने बच्चे को अपनी इच्छा से ही दे दिया था। जो देवरिया के कोई थे, उनके वहाँ बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने अपना बच्चा रात को लगभग 2-2:30 बजे अपने बच्चे को उठा के किसी और को दे दिया और फिर हल्ला मचा, कह रहे मेरा बच्चा तो गुम हो गया। फिर पुलिस की तहकीकात हुई, सारा कुछ हुआ, तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा रोड पे चलता है देखने के लिए रोड को, उसमें दिख गया कि वो खुद अपने हाथ से उस बच्चे को दे रही है और वो 2 या 3 महीने का ही बच्चा है। तो बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता और उनको ऑलरेडी बच्चे थे, तो कि उन्होंने इसलिए किया था, एक्चुअली उनकी मंशा अच्छी थी क्योंकि वो गरीब घर से थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, इस नाते से उन्होंने देवरिया के कस्बे के ही किसी को अपना बच्चा दे दिया था कि भाई आप उनको पाल लो और पाल पोस के मेरा एक बच्चा तो कम से कम अच्छा बनेगा या किसी लायक होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल है। मंशा अच्छी भी हो लेकिन तरीका तो गलत था। अगर आपकी मंशा अच्छी है तो हमारे यहाँ उसके कानून बने हुए हैं, आप कानून के तहत उस काम को करोगे तो उसमें कोई विकल्प आएगा, कोई दिक्कत आएगी। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे बहुत जो यंग जनरेशन है, शॉर्ट वे में जैसे पैसे कमाने के लिए हम अलग अलग टोटके निकालते हैं। कुछ ऐसा है बच्चों यहाँ पर, जो हमारे पुरखे हैं या पुराने लोग हैं, कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हम समय के साथ बदले भी, ऐसा नहीं कि हम आज भी वही हैं। लेकिन ये उनकी बात है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तो की है लेकिन वो मानते उन बातों को हैं जो उनके आसपास घटती हैं। तो फिर पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? आप अगर पढ़े लिखे हो तो अगर कहीं आप गलत होता हो देखोगे तो आप क्या करोगे, चुपचाप देखोगे, उस पर बोलोगे नहीं कि नहीं ये जो हो रहा है ये गलत है? हम बोलेंगे ना, क्योंकि अब हमें इतनी समझ तो है कि जो हो रहा है वो गलत है, तो हमें
उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो कम से कम उस बात की जानकारी आप किसी से शेयर जरूर करोगे कि अरे वहाँ ऐसे हो रहा था और हम क्या बोलते भी लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा जो हुआ। इतना होता है ना, हम अक्सर रोड से आते हैं, सड़क से आते हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोग देखते होंगे। तो उन चीज़ों के हिसाब से ये रूढ़िवादी है, ये रूढ़िवादिता हमें पीछे लेके जाएगी। और ये एक ही चीज़ में नहीं, ऐसे कई चीज़ें ऐसे हैं जो चाहे गोदाम की हो, गोदाम में सामान रखे रखे अनाज सड़ जाता है लेकिन गरीब के दरवाजे पे नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे धोने वाले के लिए मर जाता है। हम कितनी किसानों की हत्या देखते हैं, अभी भी दिल्ली में चल रहा है ना किसानों का विद्रोह, चालू ही है। क्योंकि वो जो किसान का नियम लागू हुआ है इस वक्त के लिए, उसमें कहीं ना कहीं किसानों को डिमांड है कि जो कहा जा रहा है या करने के लिए रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं है ना। तो इस नाते से वो उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे जो शासक लोग हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि जो किसानों के लिए हमने ये चीज़ें बनाई हैं वो कहीं ना कहीं किसान को लाभ में आएंगी आगे, बस उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं जिस नाते से ये विद्रोह जगह है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपसी मतभेद है ना। किसान क्या बाहर के हैं, मेरे ही देश के हैं, और हमारे शासन राजा वो भी हमारे ही देश के हैं। लेकिन जब तक ये मतभेद दूरा नहीं होगा या दूर नहीं होता है, इसका लाभ कौन ले सकता है, बता सकता होगा? अब जो बाहर हो रहा होगा वो लोग यहाँ के, जैसे हम बाहर के न्यूज़ चैनल का देखते हैं ना कि उस देश में क्या हो रहा है, वो सब हमारे यहाँ के न्यूज़ में दिखाई देता है ना, ऐसे यहाँ का भी वो चीज़ वहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी कि जिसे हम कहते हैं कि किसान प्रधान देश है भारत, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें घटती हैं, आज किसान को दरवाजे तक जाना पड़ रहा है, अपनी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्यों? वो 12 महीने पूरी फसल उगाता है, बेचता है, तो उसे कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। इतनी मेहनत वो करता है, किसान से ज़्यादा मेहनत कोई कर सकता है क्या? यहाँ पे है तो लोग 8 घंटा 9 घंटे की ड्यूटी के घर के अपने घर चले गए, लेकिन किसान की ड्यूटी तो पूरे 12 महीने तक कंप्लीट नहीं होती और उसकी चालू ही रहती है, चालू ही रहती है, होता है ना। तो इस नाते से इन चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ये रिसेंट का एग्जाम्पल है आपके लिए बच्चों। इस समय हम कहते हैं ना कि हम पीछे जा रहे हैं, हमारे पास क्या ऐसे पहलू, क्या बातें हैं। आज भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बातों को रखा है कि अतीत की झांकियों में तो उन्होंने देखा है, तो वहाँ तो हमारा नुकसान ही हुआ है, लेकिन क्या आज भी वो समाप्त हुआ है? पूरी तरीके से हुआ है कि आप कह सकते हो कि हाँ मैम ये समाप्त हो चुका है? कोई कहेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपने, हम उसको अच्छा तो कर सकते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। जिसमें आपके यहाँ से बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था कि अपने भारत में पढ़ना लिखना और विदेश में जाके कमाना कि वहाँ डॉलर मिलेंगे, क्लियर। और डॉलर के लालच में हम क्या करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, उतना पैसे डालते हैं, उसके बाद लोग वहाँ जाते हैं, फिर दोबारा वहाँ से आने का मन नहीं करता उनका। वो उन्हीं की वेशभूषा, उन्हीं की भाषा को, उसी धर्म को वो लोग अपना लेते हैं, दोबारा फिर यहाँ आना चाहते हैं वो लोग नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो है, जो आपकी क्वालिटी है वो आप यहाँ दिखाओ ना। यहाँ पे आपको देख के फिर हो सकता है 10 लोग और ना जाएं, अरे जब ये इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई करके यहाँ करे तो हम क्यों जाएं, हम भी यहीं करें। तो ये जब एक शुरुआत करता है ना, तब 2-3 लोग उसको देख के करते हैं, बिना उसके देखे वो लोग नहीं करता। साहस का काम किसी एक को उठाना ही पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, हम उन बातों को भली भांति जानते हैं। अब इन चीज़ों के दायरे से जितना हमें मिला है उतने के इतिहास को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इतिहास हैं जो, जैसे इन्होंने अपने जेल काल में जिन किताब को लिखा है, उस किताब के माध्यम से जिन चीज़ों को उन्होंने पाया है उसे हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है। और कोशिश का माध्यम ये बना है कि उन्होंने जिन चीज़ों को पाया था वो कलाकृति के रूप में तो थोड़े बहुत है, कुछ फोटोग्राफ्स में है जो हमारी किताब में ही दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने इसके बारे में क्या किया है, उसको लिखने की कोशिश की है। और लिखने का माध्यम यह होता है कि लिखने से कोई चीज़ जो होती है वो हम तक आज किताब के रूप में हमारे सामने है। अब हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ने के बावजूद भी हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि मैम उस समय ये ऐसे कैसे हो सकता है, और जैसे जो खुदाई में प्राप्त हुआ ये सारी चीज़ें क्या सच में प्राप्त हुई हैं। तो पुरातत्व विभाग का यहाँ का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लखनऊ में हमारा पुरातत्व विभाग है, तो वहाँ पर अगर कभी कोई जाता है या आप में से कोई भी जाता है तो पुरातत्व विभाग लाल बाग के आसपास कहीं पाया जाता है, वहीं पर है, बहुत बड़ा विभाग है अपना। तो वहाँ पर पुरानी चीज़ों का संग्रहालय है, उस संग्रहालय में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी
जो हम आज किताब में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सामने सामने है। और नेहरू जी का भी वहाँ पे एक आलेख पूरा लिखा हुआ है, एक काले पत्थर पे पूरा उनके बारे में पूरी झांकी डाली है शॉर्ट में, लेकिन चित्रों का माध्यम पूरा वही जो हमारे किताब में आज बना हुआ है फोटो, ये सारी चीज़ें आपको कलाकृति के रूप में वहाँ मिल जाएगी। ये है लखनऊ में संग्रहालय का मतलब ही यही होता है कि जो उस अंश में सामान में खुदाई के दौरान हमें जो प्राप्त होती है उसे हम कितना सहेज के रख सकते हैं। आज आप पढ़ रहे हो, कल आपकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी, उनके क्या मेथड चेंज हो जाएगा? नहीं, उन्हें अपना इतिहास कैसे पता चलेगा? आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, जैसे ग्रामर हो गया जो हमारा टफ सब्जेक्ट होता है, सभी उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा जतन से रखते हैं। कई बच्चे अपने हैंड से खुद भी नोट्स तैयार करते हैं। जैसे अब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश में क्या होता है, उसमें भी 2 ग्रामर है। आप हिंदी का लिटरेचर तो देख आसानी से देख लेते हैं क्योंकि टीचर ने जो बोला हम सुन लेते हैं, लेकिन ग्रामर आपको खुद से तैयार करना पड़ता है। खुद से तैयार करने का मतलब ये, जो टीचर ने उसकी परिभाषा दी है, क्या आप वही पेपर में लिखते हो? नहीं, आप कहीं ना कहीं अपना कुछ ऐड करते हो ना। तो उस जो चीज़ को आप अपने हैंड से डालते हो, वही हमारे टॉपिक को यहाँ सही करता है कि मतलब हाँ, बच्चों तक वो चीज़ सही से पहुँची। और कुछ उसी की कोशिश यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब के माध्यम से भाषा को सरल बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब आपकी किताब में आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार है, यानी नाली है मोहनजोदड़ो के समय की, और उसका प्रवेश द्वार है जहाँ पर कोई देखो खड़ा है, उस फोटो में बराबर से हमें दिख रहा है वो। हाँ, उसका चेहरा भली भांति नहीं दिख रहा है, लेकिन उस समय की पुरातत्व विभाग की ये नाली है। सोचो, ये नाली है, इतनी गहरी नाली आज के समय में हमने देखी है? एक आप गोलाकार नाली देखते हो जो आजकल हमारे जमीन के रास्ते से जाती है और फिर मेन नाले में जाके मिल जाती है, एक वो नाली है। और एक जो सप्लाई होती है जो घर के आसपास में कॉलोनी टाइप होती है, क्या इतनी बड़ी नाली हमने देखी थी कभी? तो ये जो नाली है उस समय खुदाई से प्राप्त था। अब इसको कैसे पाया होगा उन्होंने? उस नाली को पाने के लिए उस चीज़ को खोजना, फिर कैसे ये पुख्ता हुआ होगा कि हाँ ये नाली है, या हो सकता है किसी घर की दीवार भी हो। लेकिन ये प्रमाणित तभी होता है जब उसको सर्च किया जाता है बच्चा, और ये सर्च किया गया है, तभी आज आपके मेरे सामने ये किताब मौजूद है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे आ जाइए, पेज नंबर 6 पे, कि पुराने स्मारक, भगवावेश और पुरानी मूर्तियाँ। जैसे आज हम ताजमहल को देखते हैं, कुतुब मीनार हो गया, एलिफेंटा हो गया, या अजंता की गुफाएं होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय की नहीं है। यहाँ तक कि मुंबई का आपका जो ताजमहल होटल है वो भी आपका नहीं है, वो पहले ब्रिटिश का था। आज उसकी जो बनावट है, इंटरनल तो सब चेंज हुआ। अभी 26/11 का जो हादसा हुआ था उसके बाद तो काफ़ी उसमें बदलाव हो गए, लेकिन वो इमारत है उसके पास का भी जो होटल है लगभग वो सारा ब्रिटिश समय का है। क्योंकि वहाँ की जो आप नाली देखोगे ना, दीवार, तो दीवार जैसे पत्थर का नहीं होता है। हम पत्थर को जब तराशेंगे तो कैसा होता है, पानी में पत्थर देखा है, ब्लैक ब्लैक पत्थर होता है, उस पत्थर के से भी मजबूत दीवार वो होती है। उस पर जब ब्लास्ट किया जाता है तो एक बार में ब्लास्ट वो टूटता नहीं है, इतना टिकाऊ और मजबूत होता है। तो उस समय की इमारतें आज भी बनी है। आप जाओगे कभी तो चीज़ों को में देखोगे तो उसमें काफ़ी दरारें हैं, लगेगा कि अभी गिर जाएगा, लेकिन उसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो अब भी गुफाएं वैसे की वैसी हैं। लोग उसमें जाते हैं, उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और हम उसके बाद उसके द्वारा अपने इतिहास को जान पाते हैं। जैसे राजस्थान में एक महल है, रानी महल उसे बोला जाता है। रानी महल में क्या होता है, जब आप उसके अंदर जाओगे तो उसमें लगभग पूरा कांच है, गुंबद पूरा बना हुआ है, आयताकार उसका जो है। लगभग आप देखोगे जैसे हमने ताजमहल को देखा हुआ है, ऊपर का गुंबद देखा है ना आपने, आपका गुंबद जो है ठीक उसी प्रकार से अंदर से पूरा गुंबद बना हुआ है वहाँ राजकोट में, रानी महल में। और वहाँ ऐसा माना जाता है कि किसी राजा की 100 रानियाँ थी, और वो 100 रानियाँ वहाँ पर मतलब रहती थी खुशी चैन से। राजस्थान की भी कहानी बहुत सुंदर कहानी है, जो देखेंगे अगर हमारे चैप्टर में होगा तो हम आगे ज़रूर देखेंगे। लेकिन आपके समझने के हिसाब से मैंने कहा है, उन चीज़ों को डाला है कि उस समय में जब रानियाँ रहती थी तो उनके 100 रानियाँ किसी के संभाल के है, किसी ने कल्पना की है। आज के समय में तो एक के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बोलते हैं अभी आदमी लोग से पूछ लो कि 100 रानियाँ थी, क्या राजा होगा, बातचीत में निकलता है। लेकिन उस बेचारे से पूछो कि उसके ऊपर एक ही जो पड़ी है वही रानी कितनी भारी पड़ रही है उसको, होता है ना। तो ये कहने के लहजे में तो हम थोड़ा लेके चलते हैं, लेकिन उस समय की और आज की पद्धति में काफ़ी बदलाव है, काफ़ी चेंजेस हैं।
उस समय के जो राजा थे, जो शासक थे, उस समय में क्या होता था कि हर चीज़ों का भंडारगिरी बहुत ज़्यादा होता था। आज के समय में हमारी 1-2 जून की रोटी भी निकाल लो तो बड़ी मुश्किल से होता है। उस समय क्या था, नाविक था, पशुपालन था, और आखेट करके लोग शिकार करते थे। आखेट के लिए आपके पास ना गन होती थी ना बंदूक होती थी। सांचे को काट के जो भाला होता है, जैसे बांस के डंठियों से बनाया जाता था, उसी की पतवार बना के नाव बनाई जाती थी, जो आज हमने नाव के कई सारे रूप देख रखे हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों की क्या समय के साथ, जैसे आदि मानव से हम इंसान बने, बंदर का ही रूप इंसान को माना जाता है। तो जब उनमें जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है तो हम सभी ने देखा है, लेकिन उस प्रोग्रेस के साथ उनके खान पान, जीविका पालन, ये हर एक चीज़ में भी बदलाव होते गए। लेकिन बदलाव के साथ साथ हम जैसे हम कहीं ना कहीं आस्था से भी जुड़े हुए हैं। हमारी जो आस्था है वो आजीवन हमारे साथ चलती है। ठीक है, परिवेश के साथ वो थोड़ी थोड़ी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जिस आस्था से हम जुड़े हैं, क्या वो हमसे एकदम धूमिल हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हो? आज भी हम आस्था के साथ ही ना चीज़ों को करते हैं। जैसे कल क्या था, कल किस बात की छुट्टी थी आप लोगों की? एक गुरु नानक जयंती थी, और स्नान का क्या महत्व है? काफी लोग तो खुद भी गए होंगे। कोई गया था अपने मेरी क्लास में से कोई स्नान के लिए घाट पे, गंगा जी में डुबकी लगाने? अरे रात्रिपुर तक तो गए होंगे, सरजू जी के पास गए होंगे कि नहीं? कोई गया था? जय हो भगवान, एक बच्चा नहीं गया है। ये रात्रिपुर पे जैसे कल मेरे घर के पास पड़ता है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि 4 बजे से औरतें वो पता नहीं क्या ऐसे मटकों में रख कर गाते हुए, इतना सुंदर वो लग रहा था कि वो लोग गाते हुए जा रहे। तो हम लोग भी सोचे 4 बजे गाना सुना औरतों का, तो देखने ज़रूर निकल आए। तो वहाँ जब हमने देखा तो वो लोग जा रहे थे, तो हमने, जैसे कहा जाता है कि कोई कहीं जा रहा है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पीछे जो लोग आए थे तो हमने उनसे पूछा, तो कहा कि ये वही पानी है कि इससे हम जलाग नहीं देंगे, मतलब उसको जल को देंगे, तर्पण करेंगे। और जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी, फूल है, पुष्प है, अक्षत जिसको आप बोलते हो, चावल का दाना, वो सभी चीज़ों को डाल के वो लोग, और इतने बच्चे भी थे, और आप में से एक भी नहीं गया। अच्छा, उतना से बिल्कुल सुबह। अब हम लोग भी कहीं, हम लोग नहीं गए घाट तक। हाँ, मैं थोड़ा बच्चों को ऐसे दिखाया क्योंकि वहाँ मेला भी लगता है रात्रिपुर पर, तो वहाँ पे मेला लगता है लगभग। मैं तो 3-4 बजे तक गई थी, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा स्कूटी से खाली जाके से घुमा के चले हैं, ज़्यादा नहीं किया। बट वो चीज़ों को बच्चे देखते हैं, हम क्यों ले जाते हैं बच्चों को? मेले का तो मज़ा वो लोग लेते ही हैं कि ये बलून ले लिया, ये ले लिया, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आस्था की डुबकी है वो आज से नहीं, जन्मों काल से हमारे समाज में चली आ रही है। और अभी जल्दी आपका आने वाला है महाकुंभ। उस कुंभ में तो काफ़ी लोग जाते हो, बड़े चाव से लोग जाते हैं, दूर दूर से लोग, विदेशों से भी लोग आते हैं कुंभ स्नान के लिए, उसकी इतनी मान्यता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पुराने तत्व से न चली आ रही हैं, पुरानी पीढ़ी से न चली आ रही हैं, तो उन चीज़ों को मानकर हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और उसके बारे में आप जब वहाँ जाओगे, अगर कोई भी जाएगा कुंभ में, वैसे तो बहुत भीड़ होती है, उस वक्त ब्राह्मण लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ब्राह्मण मिलता है और आप उसके बारे में जरा सा भी उनसे पूछोगे ना, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी वहाँ मिलेगी। और वहाँ पे असल में क्या होता है कि कुंभ के समय में 1 महीने पहले से लग जाता है सारा। तो अगर आप शुरुआत में ही जाके एक बार आओगे, या आप में से कोई भी जाता है, तो काफ़ी जानकारी बच्चों आपको वहाँ मिलेगी कुंभ के स्नान से रिलेटेड, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और जब हम किसी जगह पे जाते हैं ना, तो कोशिश ये हमारी ज़रूर होनी चाहिए कि मैं कितना कुछ बटोर लूँ। बटोरने का मतलब खाने पीने से नहीं है मेरा, बटोरने का मतलब ये है कि वहाँ जो साधु बैठते हैं, जो मंदिर के जब अंदर जाओगे तो कुछ ना कुछ हमें नक्काशी ज़रूर मिलती है, तो उन चीज़ों की जानकारी लो। अगर ऐसे तो अलाउ नहीं होता, बट अगर फ़ोटो ले सको तो ज़रूर लो, तो उसको एटलीस्ट हम देख सकते हैं, आप जान सकते हो कि हाँ मैम पढ़ाती हैं तो उसमें, और ऐसे देखने में तो ज़्यादा समझ में वो चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है भारत की शक्ति और सीमा। जैसे भारत की शक्ति और सीमा में पतन और नाश होता है। जब भी युद्ध हुआ है तो युद्ध में कभी भी अच्छा नहीं होता है, युद्ध में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, जो बेगुनाह होते हैं वो सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि जो जिसके साथ युद्ध होता है, जैसे कि अब हम यहाँ भारत और चीन का ले लेते हैं,
भारत के चीन और युद्ध में जब होता है तो युद्ध में क्या खाली जो सेना पे लड़ रहे हैं वही लोग मरते हैं? नहीं, उनके साथ उनकी फैमिली भी समाप्त हो जाती है। अगर ऐसे हम देखने जाएंगे तो डीप में आप बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर अंदर देखने को मिलता है कि वो आप और मैं सुन के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब एक सैनिक मरता है तो सैनिक नहीं मरता, उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसी से उसका घर चलता है। जब वो समाप्त हो जाएगा तो फिर किसी और को बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो जद्दोजहद कितनी मुश्किल होगी ये हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें बच्चों आए दिन होती हैं। अभी रिसेंट में हमने देखा है ना, 2 सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान के हैंड से, तैनात उसी सीमा पर थे लेकिन मारे गए, और दोनों एक ही जगह क्षेत्र के थे, शायद प्रयागराज के हैं यहीं की शायद के थे, मुझे क्लियर से नाम तो नहीं याद है। एक जन का उदय नाम याद है, और दोनों को क्या किया था, तुरंत मतलब मार दिया गया था। 2 दिन तक वो लोग मिले नहीं, जब खोजा गया तो मतलब वो लोग की बॉडी मिली। तो इस तरीके से जो हमारे लिए इतना संघर्ष करते हैं, इतनी आहुति देते हैं, वो खाली हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए भी तो वही कर रहे हैं ना। तो इन चीज़ों से जाने से क्या होता है, ये तो हमारे देश की एक रक्षा है। रक्षा में जो लोग अपने को, वो लोग तो उनके लिए बलिदान कहा जाता है कि भाई उन्होंने मरे नहीं, उनका बलिदान हुआ है, यानी उनको समाधि, उनको शहादत मिली है, ठीक। लेकिन इन चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो हमारी भारत की सीमा है वो आज ने अनेकों काल से बहुत ही लोगों से घिरी पड़ी है। जैसे हमने कई सारे मूवीज़ में भी इस पर हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया हुआ है कि कई सारे उदाहरण हमने ऐसे देखे हैं जिस पर जैसे हम बाजीराव का देखा है, ठीक। फिर तानाशाह में देखा, सबसे महत्वपूर्ण तानाशाह में हमें जाना है कि युद्ध कैसे किए जाते थे उस समय। उस रस्सी की डोर से जाना, अगर वो रस्सी कहीं बीच में से टूट जाए तो सोचो तो बहुत भयानक है, करो तो और भी भयानक है। लेकिन ये चीज़ें घटी तभी हमारे सामने वो मूवी के माध्यम से, लेकिन उसकी किताब भी ऑलरेडी है और वो आपको संग्रहालय में मिल जाएगी। अब इसमें हमने ये जाना था, बोलो मैम, जो धोनी के भी फोटो लेने से ऐसा क्यों करते हैं लोग? एक्चुअली फोटो का क्या होता है कि जब फोटो लेते हैं तो लोग खाली उसकी चीज़ की फोटो नहीं लेने लगते हैं, वो लोग अपने साथ सेल्फी खींचते हैं, फिर जो आए उनके साथ खींचते हैं। तो खींचने से क्या होता है कि वहाँ दिक्कत होती है। और कैसा होता है कि हम जब कोई फ़ोटो खींचते हैं तो हम ज़रूर उसे FB पर डालते हैं, सोशल मीडिया पे चली जाती हैं चीज़ें, और सोशल मीडिया से किसी चीज़ को हैंग करके निकालना बहुत आसान हो गया आज के समय में, और उसको गलत तरीके तो से उसका गलत इस्तेमाल होता है, कई जगहों पे ये होता है। बीच में आपको देखोगे तो FB पे लेटेस्ट फोटो पोस्ट होती हैं, लेकिन वो लेटेस्ट नहीं होती है, किसी के FB से ही वो कॉपी करके चुराई जाती हैं और फिर उसको लेटेस्ट का रूप दे दिया जाता है। तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है कि हमारे मंदिर के अंदर का वो जो हिस्सा है, जो अभी तक खाली बाहर से लोगों ने देखा है, तो वो फोटो के माध्यम से उन तक पहुँच सकता है। इस नाते से वो अलाउ नहीं है, क्योंकि कानपुर के मंदिर में ऑलरेडी आप देखो अक्षरधाम में कितनी फायरिंग हो चुकी थी, कुछ उसका भी माध्यम यही फोटोज ही बने थे, इसलिए फोटो का हर मंदिर में फिर बंद कर दिए गए हैं। हाँ, जैसे एजुकेशन के साथ आप लोग जाते हो, स्कूल के एंड से जाते हो तो वहाँ पे सहूलियत दी जाती है, लेकिन उस पर भी बहुत एहतियात नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है ना। और इसकी काफ़ी चीज़ें हमने देखी जा चुकी है मंदिर में। अक्षरधाम में बहुत खतरनाक फायरिंग की गई थी, काफ़ी लोगों के तो पंडित भी मारे जा चुके थे, अब तो दूसरे पंडित जी हैं। अब अगला आता है बच्चों, जैसे भारत की तलाश। तो भारत की तलाश ना ख़त्म हुई थी, ना ख़त्म है, और ना आगे मुझे लगता है कि कभी ख़त्म होगी, क्योंकि भारत की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आज हम पढ़ते हैं तब भी हमें ये लगता है कि नहीं, अभी खोज और जारी रखनी चाहिए। अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, और ये किताब के माध्यम से, और कहीं ना कहीं नेहरू जी जो चाहते थे कि जैसे आज हमको ये लगता है कि हमने जो जाना है ये कम है, हो सकता है और होगा, तो यही चीज़ वो चाहते थे कि जागरूकता, यानी कि अंदर ये चीज़ रखना कि जो आपने जाना है ये अभी इतने में सिमटा हुआ नहीं है, ये और भी है, बहुत ज़्यादा है। तो आप जितनी गहराई में जाओगे, कहते हैं ना कि वो कोठरी खाली दिखने में ही छोटी सी दिख रही है, लेकिन अंदर अंदर उसके सारे बहुत सारे रहस्य भी जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी जब अचानक मिलती है, तो वो अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई भी चीज़ इतनी सी भी होती है तो तुरंत वो सबको मालूम पड़ जाती है, वो चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो, या तो आजकल तो सबके पास फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में तुरंत वायरल हो जाती है वीडियो, यूट्यूब पे देख लो या अलग अलग चैनलों पे प्रसारित किए जाते हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ मिली, ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसे करके वो सामने आता है।
तो उन चीज़ों के माध्यम से आजकल किसी तक कोई चीज़ पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन वो चीज़ें सही है या नहीं ये जानना आपका काम है। अब मैं बोली कि तोता उड़ा तो सबने माना, लेकिन मैं अगर बोलूँगी कि ऊँट भी उड़ गया तो क्या मान जाओगे? इसको वायरल नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ऊँट उड़ नहीं सकता, उड़ा देगा वो अलग बात, एक ही मारेगा वो उड़ जाएगा, आदमी सामने वाला जरूर उड़ सकता है, ये मैं मान सकती हूँ। तो भारत की तलाश में अब तक जो हमने देखा, जैसे आपने पिछले के अध्याय में भी हमने जब देखा है अहमदनगर के किले में, वहाँ पर भी हमने जो जाना वो भी मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कम है। और आज जब हम यहाँ पर भी जान रहे हैं, चूँकि पैराग्राफ वाइज हमने देखा है कि वो चीज़ें काफ़ी बड़ी में हैं, बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत रूप में दी गई हैं, लेकिन तब भी ऐसा जान के लगता है जो या आपके यहाँ से जो मुझे चीज़ें मिली थी उन सब के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत की तलाश अभी जारी रहनी चाहिए, कि इसके साथ हमें पुरातत्व के माध्यम से ही, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हों या हमें और भी ऐसी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए जिनके माध्यम से हमारा जो एजुकेशन है या जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं इसको हम और अच्छे से जान सकें। अब इसमें मध्ययुगीन या फिर और जो सीमाओं के तहत जो चीज़ें घटती हैं, जैसे सीमाओं में हमने कई सारे मूवी एक आई थी बॉर्डर करके, बॉर्डर में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब अंतिम लड़ाई की जाती है तो उसमें गांव के कस्बे जो होते हैं, जबकि जैसे कच्छ जिला ऐसा है बच्चों कि उसके आसपास आज भी बहुत सारे गांव रहते हैं, वो कच्छ में ही कुछ जो गांव है वो पाकिस्तान के हिस्से आते हैं और कुछ हमारे भारत देश के हैं। लेकिन आपने उसमें एक चीज़ गौर की होगी कि वहाँ बालू की रेतीली सुरंग होती है, वो रेतीली सुरंग का इस्तेमाल आज का नहीं हुआ है और ना आज उसको खड़ा गया, वो भी हमारे पुराने समाज की है, यानी पुराने हमारे जो संघर्ष कर रहे थे उस समय के जो वीर योद्धा थे उनके द्वारा वो बनाई गई है, क्योंकि वो चीज़ें आज के समय के निर्माण की नहीं है। और उसको कैसे निर्माण किया कि अंदर आप जाओगे तो अंदर पूरा किले जैसा रास्ता बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे गुंबद हमने पाए गए थे। जैसे हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें दिखाया गया था कि गुंबद अंदर से जब देखोगे तो जैसे आर्टिफिशियल हम गुफा तैयार करते हैं कुछ ऐसी रियल गुफाएं अंदर थी, मतलब एक आदमी आराम से खड़ा होकर उसके अंदर से निकल के जा सकता है। तो ऐसे वो चीज़ें बनी थी कि उसमें जब उस चीज़ की तलाश हुई थी तो उसके अंदर उस समय में जो लोगों ने खाया पिया होगा या जो भी चीज़ें होंगी उसको ऐसे खोद खोद के निकाला गया था। मतलब वहाँ अनुमान ये लगाया गया था कि वहाँ पर शायद यहाँ पे कुछ नहीं तो 150-200 लोग रुके होंगे, एक के ऊपर एक करके एक एक साइड होगी, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी। मतलब आपके क्लास के इतनी, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, इतना और लंबा भी था, पूरा वो लंबा था। मतलब एक छोर से आप दूसरे प्रांत में जाने के लिए आसानी से उस सुरंग के रास्ते से जा सकते थे। तो ये एक एग्जाम्पल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चीज़ें पुरातत्व में प्रमाणित है, उन्होंने इसे प्रमाणित किया हुआ है कि ये उस समय की सुरंग है, ये आज के समय की नहीं है। अब आज हमारे बॉर्डर पर जो तैनात हैं, जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, गाँव के लोगों को तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होते हैं उन्हें चीज़ों का लाभ थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जब एक बार सामने आ जाता है तो उन्हें भी उन चीज़ों को छुपाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके वो लोग चलते हैं जो हमारे लिए सामने रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कैसे कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक प्रणाली होती है, एक तरीका होता है, और वो तरीका बस उस संस्था के लिए होता है कि जैसे फौज में जो लोग हैं तो उनका एक नियम, एक दायरा, एक कानून बना हुआ है। इस नाते से हम उतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं या पुरातत्व के हिसाब से चलें तो उनके लिए जीवन यापन करना या वहाँ पे उस तरीके से युद्ध करना बहुत कठिन होता है। जब अभी के लिए इतना कठिन है तो आप उस समय का सोचो कि उस समय की कठिनाई कितनी रही होगी। तो उस समय में ये सारी चीज़ें कैसे हमें पता है, क्योंकि उस समय की जो खाद्य चीज़ें थी, जो चीज़ें थी, अब वो तो काफ़ी फेंकी जा चुकी हैं। आज भी हम अन्न का दाना अगर फेंक दें तो 3-4 दिन के बाद वो अन्न का दाना दिखता नहीं है, लेकिन ये ज़मीन पे होता है, वो पथरीली सुरंग है, तो वहाँ से ना चीज़ कहीं बाहर गई, वो वहीं पर सड़ गई। उन सड़ी हुई चीज़ों से उठा के उन चीज़ों को निकाला गया था कि ये आज के खाने का सामान नहीं है, ये उस समय का है जब हमारे ब्रिटिश के साथ जब युद्ध होते थे तो उसमें हमारे जो भारत के सेनानी थे, जो नेता थे, जैसे चाहे हो सकता है सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, तो ऐसे लोग उस सुरंग का इस्तेमाल उस समय करते थे। ठीक, अब भारत की तलाश में तो जैसा कि मैंने कहा है कि हो चुका है। यस, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।